Yes, good morning, all of you. चलो तो अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्या, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ठीक है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में क्या चीजें ध्यान में रखना है, आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस है अजम्पशन से, ये थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि क्वेश्चंस दिखने में एक जैसे लगते हैं, स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टेटमेंट, है ना। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट लिखा है, अजम्पशन लिखा है, कंक्लूजन लिखा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी जो हमने कल क्वेश्चंस देखे थे वो क्या थे, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में क्या होता था कि स्टेटमेंट पे बेस्ड कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता था, वो ट्रू भी हो सकता था, फॉल्स भी हो सकता था, मतलब पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता था और नेगेटिव सेंस में भी हो सकता था दोनों सही हो जाए, हो सकता है एक सही हो एक गलत हो, या फिर हो सकता था कि दोनों ही सही हो, पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी। ठीक है, अब यहां पर क्या रहेगा, अजम्पशन रहेगा। अजम्पशन मतलब कि अगर मैंने कोई बात कही तो मैं कुछ अज्यूम करके वो बात कहूंगा, या फिर तुम लोग भी किसी की बात सुनोगे तो उससे कुछ अजम्पशन भी लग जाएगा। मतलब कुछ हिडन बातें होती है जो कि बोली नहीं जाती लेकिन अज्यूम करके उसको समझ ली जाती है, वो यहां पर अजम्पशन कहलाएगा। अब अजम्पशन वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है, मतलब कि जो हमने अज्यूम किया है वो हो सकता है कि वो सही हो सकता है वो गलत हो। ठीक है, और यहां पर अजम्पशन में भी एक लिमिट है, मतलब कि हम अज्यूम तो बहुत सी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अज्यूम जो हमें करना है, जो अजम्पशन यहां पर वैलिड होगा, वो हो सकता है कि सही होने के बावजूद भी उसको इनवैलिड बोला जाए। अजम्पशन सही होने के बावजूद भी उसको क्या बोला जाए, इनवैलिड बोला जाए। क्यों इनवैलिड बोला जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पर अजम्पशन की एक लिमिट है। क्या है, अजम्पशन की एक लिमिट है कि अगर इससे ज्यादा लिमिट को क्रॉस कर गया वो अजम्पशन, ठीक है, तो वहां पर उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। अब इसके लिए पैरामीटर तो कोई है नहीं यहाँ पर, तुम्हारे पास मेजरमेंट के लिए कोई स्केल तो है नहीं कि किसको तुम लिमिट सही मानोगे, है ना, कि किसको तुम लिमिट के अंदर मानोगे और किसको बाहर मानोगे लिमिट के अंदर। तो ये थॉट प्रोसेस सही डेवलप करना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि सही है लेकिन नहीं है सही, तुम्हें लग रहा है कि गलत है लेकिन सही है। इसीलिए ये जो टॉपिक्स है ये थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स है ना। तो हमें क्या करना है, हमारा तरीका बस लर्निंग का यही है कि जिस तरीके के आंसर आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो, उनको अडॉप्ट करो और उस तरीके से थॉट प्रोसेस को डेवलप करो कि अच्छा अगर ये गलत है तो हमें क्या सोचना है कि इससे हमें आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये गलत है, और अगर इसको उन्होंने सही कहा है तो हमें क्या थॉट प्रोसेस रखना है कि ये इसको सही समझा जाए। आई बात समझ में, क्या बोला मैंने, कई अजम्पशन वैलिड है लेकिन उसको भी क्या कहा जाएगा, इनवैलिड, और इनवैलिड को भी क्या कहा जा सकता है, वैलिड। लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस कैसा रखना है कि हमें उस लाइन को आइडेंटिफाई करना है कि किस लिमिट के पहले उसको वैलिड बोलना है और किस लिमिट के बाद इनवैलिड बोलना है। ठीक है ना। अब वो धीरे धीरे क्वेश्चंस को करवाऊंगा और समझना, खुद से थॉट प्रोसेस डेवलप करना कि किसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, ठीक है। अब जो बातें बुक्स वगैरह में लिखी है मैं उसको बोल के बताता हूँ ताकि तुम लोगों को बुक दोबारा से पढ़ना ना पड़े और एक ओवरव्यू मिल जाए तुम लोगों को कि क्या है। जैसे कि अब इन्होंने कहा है कि अजम्पशन क्या होगा, अजम्पशन शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। अजम्पशन क्या होगा, एक जनरल स्टेटमेंट होगा। ठीक है, द मीनिंग ऑफ अजम्पशन शुड बी एम्बेडेड इन द स्टेटमेंट, मतलब कि जो भी अजम्पशन लिखा होगा उसका मीनिंग कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहां दिया होगा, स्टेटमेंट में दिया होगा। उसके बाद अजम्पशन शुड नॉट बी मोर एक्सपेंडेबल इन कंपैरिजन टू स्टेटमेंट, मतलब कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंडेबल नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना कि कई बार हमें लगेगा कि स्टेटमेंट क्या है, वैलिड है, लेकिन उसको भी इनवैलिड बोल दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंडेबल हो जाएगा। एक्सपेंडेबल मतलब कि हमने ये कहा कि कोई हमने बोला कि हाँ यहाँ पर जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया भी हुआ है कि अगर तुम्हारा कहा जाए कि तुम जो है अपनी जगह से कोई तुमने ट्रेन की टिकट बुक करी है 15 तारीख की, ठीक है, और उसके 3 दिन बाद तुम्हारे दोस्त ने टिकट बुक करी है, तो 3 दिन बाद तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है कि 15 तारीख को अगर कोई ट्रेन है और उसके 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, 18 तारीख होगी, तो 18 तारीख की टिकट होगी। तो ये बात सही है, लेकिन इसको क्या कहा जाएगा, इनवैलिड अजम्पशन। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सोच लिया गया, मतलब हमने उस पर कैलकुलेशन लगा ली।
ठीक है, हमने क्या करा, उस पर कैलकुलेशन लगा के प्रूफ करके डिराइव कर दिया, है ना, उसमें फॉर्मूला लगा के डिराइव करा कि हाँ यहाँ पर अगर 15 महीने हैं, 15 तारीख को है, तो 15 तारीख के बाद अगर 3 तारीख अगर जोड़ दी जाए तो फिर यहां पर कितनी तारीख हो जाएगी, 18 तारीख हो जाएगी, तो यहां पर 18 तारीख को अगली टिकट होगी। तो यहां पर हमने क्या किया, डिराइव कर दिया उस चीज को, तो हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना है हमारे अजम्पशन को, ठीक है। उसके बावजूद भी अभी एक क्वेश्चन तुम्हें और देखने को मिलेगा, ठीक है, उसमें यही बात थोड़ी सी इनवैलिड हो जाएगी, लेकिन फिर हमें क्या करना है, हमें ऑप्शंस को भी मद्देनजर में रखना है। तो हमें खुद को इस तरह से तैयार करना है कि हमें ऑप्शंस को भी देख के चलना है कि ऑप्शन शायद हमारी थोड़ी बहुत मदद कर जाए, ठीक है। और क्या बात कही गई है, देयर शुड बी अ नो रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इन अजम्पशन, कोई भी स्टेटमेंट का दोबारा से रिपीटेशन अजम्पशन में नहीं होगा। जैसे कि हम लॉग में भी पढ़ते थे कि अगर स्टेटमेंट में कोई ही बात लिखी हुई है तो वही सेम बात कंक्लूजन में नहीं लिखी होनी चाहिए, नहीं तो हम उसको क्या मानेंगे, इनवैलिड मानते थे। तो बिल्कुल वही बात यही है कि अगर कोई बात स्टेटमेंट में लिखी है तो सेम वही बात अजम्पशन में नहीं लिखी होनी चाहिए। जैसे कि हम वहां पर बोलते थे ना कि सम बॉयज आर गर्ल, ठीक है, तो वहां पर ऑल गर्ल्स आर बॉयज, इस तरीके का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो रिपीटेशन में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम उसको क्या मानेंगे, इनवैलिड मानेंगे। ऑल को सम बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ वहां पर हम उसको वैलिड बोल देते थे क्योंकि वहां पर वो एज इट इज स्टेटमेंट नहीं था। यहां पर इसको भी क्या बोलेंगे, इनवैलिड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि भले ही उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया लेकिन उसका मीनिंग क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सिलॉग में क्या होता था, सिलॉजिज्म जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या होता था कि सम ए आर बी एंड सम बी आर ए, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। स्टेटमेंट में अगर सम ए आर बी लिखा है तो कंक्लूजन में सम ए आर बी नहीं लिखा होना चाहिए, लेकिन सम बी आर ए लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। यहां पर वो भी गलत होगा, यहां पर वो भी गलत होगा। मैंने कहा था ऑल को हम क्या बोल सकते हैं, सम बोल सकते हैं, तो वहां पर अगर लिखा आता है कि ऑल ए आर बी तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, सम ए आर बी, लेकिन यहां पर वो भी गलत होगा। अब सुनने के लिए तो अजम्पशन सही है ना, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, गलत। तो जो बात स्टेटमेंट में लिखी है अगर वही बात किसमें लिखी आ जाए, अजम्पशन में, तो उसको हम गलत मानेंगे। जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है, अब उस पर नॉट लगा के कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, नॉट लगा के कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, तो एक तरीके से वही स्टेटमेंट बन गया। नेगेट कर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वही स्टेटमेंट बन गया, तो वो भी यहां पर इसको क्या मानेंगे, इनवैलिड मानेंगे। मतलब कि जो बात स्टेटमेंट में कही है वही बात अगर घुमा फिरा के फिर से अजम्पशन में कह दी तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हाँ यहां पर ये पूरी की पूरी वही बात लिखी है जो स्टेटमेंट में लिखी थी। क्लियर है। और क्या बोला गया है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन शुड बी लॉजिकल टू ईच अदर, स्टेटमेंट और अजम्पशन क्या होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। मतलब कि जो बात लॉजिकली उसमें कही है उसी से ही अजम्पशन निकलना चाहिए, इलॉजिकल कुछ भी चीज नहीं होनी चाहिए। अजम्पशन शुड नॉट बी कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट, कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, है ना। हमने कोई स्टेटमेंट देखा और उससे एक रिजल्ट हमें मिल जाता है, कंक्लूजन मिल जाता है कि हाँ अगर ऐसा कहा गया है तो उसका ये कंक्लूजन है, तो उसको भी अजम्पशन नहीं बोलेंगे। वो क्या है, वो कंक्लूजन होगा लेकिन अजम्पशन नहीं होगा। अब कैसे होता है वो सारी चीजें भी क्वेश्चंस के एग्जांपल से समझ में आ जाएगी। अब जैसे कि इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जैसे कि मान लो कि एक मैच हो रहा है, ठीक है, एक मैच हो रहा है और वहां पर इंडिया जो है वो हारने की स्थिति में लग रही है, ठीक है, हारने की स्थिति में लग रही है कि लास्ट के 2-3 ओवर बचे हैं, 25-50 रन बनाने हैं और वहां पर हारने की स्थिति लग रही है। तो कमेंट क्या किया जाता है कमेंटेटर द्वारा कि इंडियन फैंस शुड नॉट वरी एज धोनी इज अ बिग ब्लास्टर सो इंडिया विल विन द मैच। क्या कहा कि अब इंडिया जो है वो हारने की स्थिति में लग रही है ना, बिल्कुल हारने की स्थिति में लग रही है। तो अजम्पशन क्या लग रहा है, यहां पर लग रहा है देखकर क्या कि हाँ हार जाएगी, लेकिन उसने क्या कमेंट्री करी कि अभी धोनी है सो इंडिया विल विन द मैच। इसका ये दोनों स्टेटमेंट हो गए, ये क्या हो गए, दोनों स्टेटमेंट हो गए जो कि कमेंटेटर ने बोले। तो जो देखने वाले हैं उन्होंने क्या अजम्पशन लगाया, उनका यही अजम्पशन होगा कि हाँ इसका मतलब यह है कि भले ही अगर 2 ओवर में 3 ओवर में अगर 25-50 रन बनाने हैं तो ऑब्वियसली नहीं बन पाएगा, लेकिन अजम्पशन क्या लगेगा कि हाँ अभी धोनी है तो वो बना सकता है। ये अजम्पशन है। ये बात उसने कही क्या, ये बात उसने नहीं कही, लेकिन यहां से ये उस चीज का क्या निकला, अजम्पशन निकला कि हाँ अगर यहां पर इतने रन बनाने हैं तो यहां पर 25-50 रन जो है वो धोनी बना सकता है। उसने डायरेक्टली नहीं कही बात, लेकिन जो उसने स्टेटमेंट कहा उससे ये अजम्पशन निकल के आ रहा है। आएगा समझ में। तो इस तरीके के अजम्पशन होंगे। अब कुछ इनवैलिड अजम्पशन की हम बात करें कि कौन कौन से अजम्पशन को हम इनवैलिड बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें मैं बोलकर आ रहा हूं ताकि तुम लोग सोचते हुए समझ जाओ, इसमें कुछ लिखने का नहीं है, बस दिमाग में बातें समझनी है। तो कौन कौन से अजम्पशन को हम इनवैलिड बोल सकते हैं, इफ इट इज नो कनेक्शन विद द गिवन स्टेटमेंट, अगर मान लो कि कोई स्टेटमेंट से कनेक्शन ही नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनवैलिड बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल, अब इसके एग्जांपल्स तो ऐसे बहुत सारे होंगे, मैं एक काम करता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन से करवा देता हूं। पहले मैं रूल्स तुम लोग को जो पॉइंट्स है वो बता देता हूं, ये बुक में पढ़ लेना एक बार, है ना, एक बार पढ़ लेना, बाकी मैं क्वेश्चन से करवाऊंगा, अगर लगेगा तो मैं कुछ बताते चलूंगा। हाँ शॉर्ट में मैं तुम लोग को बता देता हूं कि हेडिंग क्या क्या है। कि पहली बात तो स्टेटमेंट के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद
इफ द रीस्टेटमेंट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इन डिफरेंट वर्ड, ये बात भी मैंने तुम लोग को बता दी कि कोई भी अगर स्टेटमेंट है तो उसका रीस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए किसी दूसरे भाषा में, है ना। जो भी बात हमने बोली गई है अगर उसको ही मैनिपुलेट करके घुमा फिराकर दूसरे वर्ड्स बनाकर अगर हमने लिख दिया तो वो क्या माना जाएगा, इनवैलिड अजम्पशन माना जाएगा, ठीक है। और इनवैलिड अजम्पशन किसको मानेंगे, इफ द गिवन अजम्पशन इज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट देन द अजम्पशन इज सेड टू बी इनवैलिड, ठीक है ना। जैसे कि मान लो वही नेगेट करके बोल दिया जाए, है ना, नेगेट करके बोल दिया जाए कि अगर कोई भी बात लिखी है अगर उसको उल्टा कर बोल दिया जाए कि नेगेट करके क्या लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, इनवैलिड मानेंगे। मतलब कि बात वही की वही लिखी है लेकिन कैसे कर बोल दी, उसको नॉट लगा दिया और उसके बाद उसका अपोजिट वर्ड बोल दिया, ठीक है ना। जैसे कि ब्यूटीफुल का अगली बोल दिया, तो ब्यूटीफुल बोल के क्या बोल दिया, एक बोलेगा कि हाँ ये ब्यूटीफुल है, दूसरा क्या बोलेगा ये अगली नहीं है, तो क्या बोला उसको, उसको नेगेट करा और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया उसके वर्ड का अपोजिट वर्ड बोल के, तो वहां पर भी इसको क्या बोलेंगे, इनवैलिड बोलेंगे। और फिर भाई डिराइव नहीं होना चाहिए, है ना, डेरिवेबल नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर हमने बोला है कि 15 तारीख को अगर ये जा रहा है और उसके 3 दिन बाद दूसरी ट्रेन है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 15 और 3 कितने हो गए, 18 हो गए, मतलब अगली तारीख 18 तारीख को ये जाने वाला है। तो कोई डेरिवेबल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, डिराइव प्रूफ करके कोई स्टेटमेंट हमें नहीं निकालना है, ठीक है। और लॉन्ग ड्रॉन स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। सारी बातें मैंने बोल दी है ना, मैंने सारी बातें बता दी है। अब इसको एग्जांपल से करते हैं तो और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह से दिखेंगे, यहाँ पर पहले तुम्हें स्टेटमेंट अजम्पशन दिखेगा और ये कुछ पैराग्राफ दिखेगा, इसको पढ़ लो एग्जाम में ताकि इसको पढ़ना ना पड़े, ठीक है। इस तरीके का तुम्हें पैराग्राफ ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, इसको पढ़ लो। माइक ऑन है, आवाज देखो, सबको आवाज आ रही है ना, एक बार कमेंट करके बताओ। ठीक है, हम्म, ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पर इम्प्लिसिट मतलब उससे ही डराइव होकर निकल रहा है, मतलब सही है, वैलिड है, ठीक है। क्या किस तरह का आएगा, वन स्टेटमेंट एंड टू अजम्पशन आ सकते हैं, और या फिर टू स्टेटमेंट टू अजम्पशन भी आ सकता है, थ्री अजम्पशन भी आ सकता है। इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम अ स्टेटमेंट is given which is followed by the two assumption, the candidate required to analyze the given statement and decide which of the given statement is implicit in the statement. Direction in each statement, in each of the question below, given a statement followed by the assumption numbered 1 and 2, consider the statement and decide which of the following, which of the given assumption is implicit. दो assumption दिए होंगे, assumption 1 implicit, 2 implicit, both implicit और none implicit, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, मतलब ऑप्शन यही 4 मिलेंगे, ठीक है। पढ़ लो ये। पहले क्वेश्चन में इन लोगों ने अपनी बुक का प्रचार कर लिया। गोलू बाहर खड़ा है क्या, हो गया, ठीक, ठीक है, ठीक है, रहना दो, हो गया, ठीक। बोलो क्या आंसर आएगा। ये केबल बार बार नो सिग्नल कर रहा है कैमरा।
तो देखो यहाँ पर अब क्या बोला गया है, द बुक पब्लिश्ड बाय अरिहंत पब्लिकेशन इज इंटेंडेड टू गाइड द लेमन टू स्टडी रीजनिंग इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि आप हमारी किताब पढ़ोगे तो बिल्कुल अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो भी बिना टीचर के एब्सेंस के तुम लोग पढ़ सकते हो। तो मैं जाऊं मैं चले जाता हूं फिर। तो अब इससे क्या अजम्पशन लग रहा है, इससे अजम्पशन ये लग रहा है कि रीजनिंग कैन बी लर्न विद द हेल्प ऑफ अ बुक। ठीक है, ये बात जैसा इन्होंने कहा है, देखो जो बात कही जाएगी चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो, सच भी होती है वैसे, तो उसको हम सच ही मानेंगे। ठीक है, उस मतलब जो स्टेटमेंट में बात कही गई है कोई यही इसीलिए बोलेगा कि यहाँ पर उसको सच माना जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं अगर कुछ बात बोल रहा हूं तो मैं इसीलिए बोलूंगा क्योंकि मैं ये मान के चलूंगा कि तुम लोग मेरी बात को सच मानोगे। ठीक है, कोई पेपर में एडवर्टाइजमेंट अगर दिया जाएगा तो वो इसीलिए दिया जाएगा ताकि ये मान के दिया जाएगा कि हाँ उस एडवर्टाइजमेंट पे लोग भरोसा करेंगे। अगर कोई ए बी को सजेशन देगा तो वो इसीलिए देगा ताकि वो ये मान के चलेगा कि बी जो है उसके सजेशन को मानेगा। अगर गवर्नमेंट कोई नोटिस जारी करेगी कि हाँ आप लोग को ये काम करना है तो वो यही मान के नोटिस जारी करेगी कि बाकी के लोग उसको फॉलो करेंगे। अगर कोई रूल निकाला जाएगा, कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट निकालेगी पब्लिश करेगी या कोई प्राइवेट इंसान या कोई भी एडवर्टाइज दिया जाएगा, इन सभी को हम क्या मानेंगे, वैलिड मानेंगे कि हाँ सामने वाला वो बात मानेगा। मतलब कि अगर ए ने बी को अगर कोई सजेशन दिया, जैसे कि अगर तुमने तुम्हारे दोस्त को कहा कि जाओ डॉक्टर को दिखा दो, तो तुम यही मानते हुए बोलोगे कि सामने वाला तुम्हारी बात सुनेगा। मैं बोल रहा हूं कि तुम लोगों को पढ़ना है, आज ये चैप्टर खत्म करना है, तो मैं यही मानते हुए बोलूंगा कि हाँ तुम लोग पढ़ोगे। अब वो बात अलग है तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन मैं तो यही अज्यूम करूंगा क्या कि हाँ सब लोग पढ़ रहे हैं। अब मेरा भरोसा कब टूटेगा, मेरा अजम्पशन कब इनवैलिड होगा, जब मैं आके तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा कि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो फिर मेरा अजम्पशन क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन तब तक क्या होगा, वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि हाँ अगर उन्होंने कहा है कि बुक पढ़कर कोई भी जो बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक से अगर कोई पढ़ना चाहे, लेमन अगर कोई होगा तो वो भी पढ़ सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। अ टीचर ऑफ द रीजनिंग में नॉट बी अवेलेबल टू एवरीवन, और उसका मतलब उनका कहने का मतलब एब्सेंस ऑफ टीचर। तो एब्सेंस ऑफ टीचर ये बात इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपके पास टीचर की एब्सेंस है तो भी पढ़ सकते हो। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर उनको ये लग रहा है कि हो सकता है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है तुम लोग को, ये बताओ। हाँ स्क्रीन नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे बताओ तुम लोग को आवाज आ रही है कि नहीं। हाँ तो बस अभी स्क्रीन सही कर रहे हैं, अभी सुनते रहो बस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि हाँ एब्सेंस ऑफ टीचर, तो एब्सेंस ऑफ टीचर इस बात को डिनोट कर रहा है कि सबके लिए पॉसिबल ना हो कि सबके पास कोई टीचर हो, तब भी आप इस बुक को पढ़कर सीख सकते हो। तो यहाँ पर दोनों ही जो अजम्पशन है वो क्या हो रहे हैं, वैलिड है। ठीक है, मतलब कि दोनों ही बातें जो हैं वो उस स्टेटमेंट से डिराइव हो रही है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों ही जो अजम्पशन है, दोनों ही जो अजम्पशन है वो यहाँ पर क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। नहीं, स्टेटमेंट का सेंटेंस एज इट इज, यहाँ पर स्टेटमेंट में वैसी बात डायरेक्टली नहीं लिखी है। यहाँ पर ये बात डायरेक्टली नहीं लिखी है कि टीचर जो है वो अवेलेबल नहीं होता, ये बात कहीं नहीं लिखी है। कौन सा, रीजनिंग कैन बी लर्न विद द हेल्प ऑफ बुक, विद द हेल्प ऑफ बुक, ये बात सही है। उसने कहा है कि जो इसने ये कहा है कि आप हमारी अगर बुक पढ़ोगे तो आप स्टडी कर सकते हो, और उसका मतलब ये निकल रहा है कि हाँ बुक से पढ़ा जा सकता है। ठीक है ना, अब 100% एग्जैक्ट स्टेटमेंट थोड़ा ना लिखा है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट मतलब कि या तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही वही का वही आ रहा है, मतलब कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट को ही क्या कर दिया, मॉडिफाई करके लिख दिया, वर्ड टू वर्ड नहीं, मॉडिफाई करके लिख दिया। यहाँ पर वो डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं हो रहा है, उससे मीनिंग ही निकल के आ रहा है कि हाँ बुक को पढ़कर समझा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कुछ बात नहीं भी पच रही हो तो उसको पचाओ। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा वाला इसलिए सही था क्योंकि वहां पर लिखा है एब्सेंस ऑफ टीचर, मतलब कि अगर टीचर नहीं है तो इसका मतलब अजम्पशन निकल रहा है कि हाँ हो भी सकता है कि किसी के पास टीचर ना हो। हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, गेट योर चाइल्ड एग्जामिन बाय द स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक्स टेल्स वाई, एक्स ने वाई को कहा, तो एक्स ने वाई को यही मानते हुए कहा कि एक्स क्या है, वाई की बात, वाई जो है वो एक्स की बात सुनेगा। ठीक है, तो वाई विल नॉट लिसन और वाई विल हियर, कौन सा वाला होगा, सेकंड। अभी मैंने तुम लोग को बताया कि अगर कोई किसी से बात कहेगा तो यही मान के कहेगा कि सामने वाला वो बात
सुनेगा। तो अगर यहाँ पर ये बोल रहा है कि y अगर x की बात नहीं सुनेगा तो ये वाला अजम्पशन गलत है। अगर x ने y से कुछ कहा है तो उसने यही मानते हुए कहा है कि y जो है वो उसकी बात सुनेगा। ठीक है, अगर अब डायरेक्टली अगर ये क्वेश्चन कोई एग्जाम में करेगा तो उसको दोनों बातें सही लगेगी, है ना, लेकिन इसीलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके हम कि हम किसको वैलिड मानना है और किसको इनवैलिड मानना है। नेक्स्ट, बोलो। हाँ, बोलो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट। देखो क्या बोला गया है, पेशेंट्स कंडीशन वुड इंप्रूव आफ्टर दिस ऑपरेशन। पेशेंट की कंडीशन जो है वो इंप्रूव हो जाएगी आफ्टर दिस ऑपरेशन। अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ड को हमें नोटिस करना है, जैसे कि मैं लिखवा देता हूँ कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं ऐसे जिनको तुम्हें नोटिस करना पड़ सकता है। जैसे कि अ, जो दो स्टेटमेंट्स को एक तरीके से जोड़ रहे हो या फिर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि एज, बिकॉज, ठीक है, सो, सिंस, हेंस, इन स्पाइट ऑफ, आफ्टर, ठीक है, बिफोर, इवन आफ्टर, दो, एज अ रिजल्ट, ऐसा कुछ भी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो क्या कर रहे होंगे, किन्हीं दो चीजों को कनेक्ट कर रहे होंगे कि ऐसा करा है क्योंकि ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी किस कारण से, आफ्टर दिस ऑपरेशन। ठीक है, तो क्या बोला गया है, द पेशेंट कैन बी ऑपरेटेड अपॉन दिस कंडीशन। तो यहाँ पर अगर इस कंडीशन, अगर इसी कंडीशन पर अगर कोई है तो वहां पर इसको ऑपरेट, इसका मतलब किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपको कंडीशन इंप्रूव करनी है तो वो इस ऑपरेशन के बाद हो सकता है। मतलब ऑपरेशन पर वो पेशेंट क्या हो गया, डिपेंड होंगे एक तरीके से, उसकी जो कंडीशन है वो किस पर डिपेंड हो गई, ऑपरेशन पर। तो यहाँ पर उससे जो अजम्पशन निकल के आ रहा है क्या, कि पेशेंट कैन बी ऑपरेटेड ऑन दिस कंडीशन, कि इस कंडीशन पर अगर कोई है तो वो किससे ऑपरेट, ऑपरेशन उसका किया जा सकता है। द पेशेंट कैन नॉट बी ऑपरेटेड ऑन दिस स्टेटमेंट, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर उसने सजेस्ट किया है तो इसका मतलब यही मानते हुए कि हाँ इस तरीके के पेशेंट को ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? और इसी तरीके से कुछ वर्ड्स और भी लिख लो, जैसे कि कुछ वर्ड्स जो इसके अलग है, मतलब ये अलग वर्ड्स हैं, जैसे कि आ गया ओनली, बेस्ट, ठीक है, और सर्टेनली, स्ट्रॉन्गेस्ट, ऑल, सर्टेनली, स्ट्रॉन्गेस्ट, ऑल, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो लिमिट कर देते हैं अजम्पशन को। वो क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं अजम्पशन को। जैसे कि मैंने बोल दिया कि दिस इज द ओनली ऑप्शन, ठीक है, दिस इज द ओनली ऑप्शन बोल दिया, तो ओनली ने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया मेरे अजम्पशन को कि इसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं, इसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं। जैसे कि कल हमने स्टेटमेंट और आर्गुमेंट में पढ़ा था कोल माइनिंग वाला, कि है ना कोल माइनिंग करी जानी चाहिए, उसको पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। तो फिर उसके आर्गुमेंट्स क्या थे कि हाँ कंप्लीटली बैन करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑल्टरनेट रिसोर्सेज जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए कंप्लीट बैन नहीं किया जा सकता। अब अगर यहाँ पर इस तरीके का स्टेटमेंट आता है कि इट इज द ओनली रिसोर्स अवेलेबल, तो यहाँ पर ये बात क्या हो जाएगा, ये अजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। क्या कर दिया उसने, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि नहीं यही एकमात्र ऑप्शन हमारे पास है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, अगर वो ओनली नहीं बोलता तो ठीक है, चांसेस है कि हाँ हो भी सकता था कि दिस इज द ऑप्शन, दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन, लेकिन अगर ओनली बोल दिया मतलब उसको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, बेस्ट, बेस्ट बोल दिया मतलब कि यही सबसे अच्छा है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, और सर्टेनली, स्ट्रॉन्गेस्ट, ऑल, मतलब ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो क्या करेंगे, अजम्पशन को क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। और अगर किसी चीज को अगर रिस्ट्रिक्शन में डाल देंगे तो वहां पर उसकी जो लिमिट है उसके कारण वो अजम्पशन क्या हो सकता है, इनवैलिड हो सकता है। मतलब उसको हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इस कारण से जो हमारा अजम्पशन है वो क्या हो सकता है, इनवैलिड हो सकता है। क्लियर है? अभी एग्जाम्पल आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट,
जो बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक से अगर कोई पढ़ना, टीचर मतलब कि अगर टीचर नहीं है तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि assumption में अगर एलोपैथिक सारी साइड उसने कवर कर, टेस्ट के बारे में बोला गया था। क्लियर है? तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ही इनवैलिड हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट। देखो पहली बात तो यहां पर क्या बोला गया है, द बॉय इज टू क्लेवर टू फेल इन द एग्जामिनेशन। द अब assumption में क्या बोला गया है, द बॉय इज अपियरिंग इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कैसे पता कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? स्टेटमेंट में कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है, एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन कई तरीके के हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ही दे रहा हो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। और यहां पर ये बोला गया है, द बॉय इज टू क्लेवर टू फेल इन द एग्जामिनेशन, मतलब कि वो बहुत होशियार है कि वो फेल, कैसा नहीं कि वो फेल ही हो जाए एग्जाम में। ठीक है। तो वेरी क्लेवर बॉय डू नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन, ये उससे अजम्पशन निकल के आ रहा है। ठीक है। इसको हम वैलिड मानेंगे कि हाँ यहां पर ये बोला गया है अगर स्टेटमेंट में कि अगर कोई टू क्लेवर है तो फेल एग्जामिनेशन में नहीं होगा। और यहां पर स्टेटमेंट में क्या, अजम्पशन में क्या है कि वेरी क्लेवर बॉय जो होते हैं वो एग्जामिनेशन में ऐसे फेल नहीं होते हैं। ठीक है। तो हम इस स्टेटमेंट को क्या मानेंगे, ट्रू मानेंगे कि यह अजम्पशन उससे वैलिड कर रहा है। क्लियर है? कहीं पर हाँ क्या, द बॉय, हाँ तो एक बॉय के बारे में बोला, ठीक है, लेकिन एक बॉय के बारे में बोला तो वो कैसे बोला, क्योंकि नॉर्मली वैसा होता है, नॉर्मली वैसा होता है, इसीलिए उसने एक बॉय के बारे में कहा। तो वहां पर जो बात कही है वो अजम्पशन से कही है कि उसका अजम्पशन था कि नॉर्मली जो क्लेवर बॉय होते हैं वो एग्जाम में फेल नहीं होते। तो अगर ये बॉय भी अगर क्लेवर है तो ये भी एग्जामिनेशन में फेल नहीं होगा। तो वो अजम्पशन से ही क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है कि उसका जो अजम्पशन था उसी के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा, स्टेटमेंट में कहा। अगर उसने स्टेटमेंट में कहा है कि जो ये बॉय है ये बहुत क्लेवर है और ये एग्जामिनेशन में फेल नहीं होगा, तो उसका अजम्पशन क्या है, उसका अजम्पशन यही है कि जो क्लेवर बॉय होते हैं वो एग्जामिनेशन में फेल नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा बहुत मैंने कहा ना कि हमें क्या करना है, हमें इन चीज को एक्सेप्ट करना है। अगर कहीं पे हो सकता है, देखो कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ सही है और कुछ लोगों को क्या लगेगा, गलत है, ऐसे कई क्वेश्चंस में लगेगा, लेकिन हमें क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है और अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है कि हाँ इस तरीके का अगर स्टेटमेंट आएगा तो हमें इसको सही मानना है। और हमें बाउंड्री समझनी पड़ेगी कि कब इसको नहीं मानना है। बहुत पतली सी बाउंड्री है, बहुत पतली सी बाउंड्री है, इसकी कोई इंच टेप नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है कि हम इसको किसको एविडेंस को ट्रू मानेंगे, किसको हम डायरेक्टली डेरिवेबल मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। अभी एक और, अभी कुछ क्वेश्चन में मुझे खुद डाउट होता है कि ऐसे कैसे, लेकिन क्या करना है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है कि हम इसको डिराइव कर सके, प्रूफ कर सके कि हाँ ये सही है या गलत है। इसके लिए कोई इंच टेप नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है कि हम इसको तोल सके, नाप सके कि हाँ ये सही है या गलत है। किसी की नजरों में वो सही हो सकता है, किसी की नजरों में वो गलत हो सकता है। हमें उसके जैसा बनना पड़ेगा, हमें अपने आप को उसके जैसा ढालना पड़ेगा। आई बात समझ में? इसलिए तो मैं भी तो अपने साथ क्यों बुक रखा हूं, क्योंकि यहां पर इसके बिना काम ही नहीं होगा। उन्होंने जो बोला है उसको मानना ही पड़ेगा। हम्म। क्या आ रहा है? फर्स्ट, इट इज फास्टर टू ट्रेवल बाय एयर टू दिल्ली फ्रॉम पटना। अगर ये एयर से अगर हम बाय एयर अगर चले जाएंगे तो फास्टर होगा दिल्ली फ्रॉम पटना। तो अब यहां पर क्या बोला है, पटना एंड दिल्ली आर कनेक्टेड बाय एयर। कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है क्योंकि एयर से अगर जा सकते हैं, मतलब कि एयर के द्वारा वहां पर कनेक्शन है।
ठीक है, ये बात तो इससे अज्यूम की जा सकती है। देयर आर नो अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल, नहीं, ये बात हम नहीं कह सकते। अगर उसने कहा है कि बाय एयर आप जा सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हाँ, हम ये डिराइव कर सकते हैं, ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर उसने बाय एयर जाने के लिए बोला है, इसका मतलब कि बाय एयर यहाँ पर कनेक्टिविटी है पटना टू दिल्ली। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इसके अलावा कोई अदर ट्रांसपोर्टेशन का तरीका नहीं है, बाय एयर के अलावा बाय रोड या ऐसा कोई नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट। क्या रहा है? फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द क्लासिकल डांस थीम्स आर बेस्ड ऑन द स्टोरीज ऑफ गॉड्स एंड अवतार्स। कई सारे जो क्लासिकल डांस की जो थीम्स होती हैं वो किस पर बेस्ड होती हैं? गॉड्स एंड अवतार्स। क्लासिकल आर्ट्स मेंटेन देयर हेरिटेज बाय स्टिकिंग टू ट्रेडिशन। ठीक है, ये बात तो ठीक है कि यहाँ पर उन चीजों के ऊपर वो स्टिक है, इसीलिए वो उस चीज को मेंटेन करके रखे हुए हैं। न्यू थीम्स आर नॉट इंटरेस्टिंग, ये बात गलत है कि इसके अलावा कोई थीम जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं है, ये बात गलत है। हाँ, क्लासिकल जब भी कोई बना रहा है तो वो उसी थीम पर बना रहा है क्योंकि उस चीज को वो मेंटेन करके रखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा कोई थीम इंटरेस्टिंग नहीं है, ये बात क्या है? गलत है। क्या चीज? क्लासिकल डांस थीम्स आर बेस्ड ऑन द स्टोरीज ऑफ, तो यहां पर ट्रेडिशन बोला गया है ना। ठीक है, यहाँ पर बोला भी ट्रेडिशन गया है। आर्ट्स, उसने ये बोला है कि जो क्लासिकल आर्ट्स है, मतलब कि एक तरीके से ये बोल सकते हो कि ये सुपर सेट है, ये सबसेट हो गया कि क्लासिकल आर्ट्स में क्लासिकल डांस भी आ जाएगा। और यहाँ पर ये किस पे फॉलो कर रहा है? ट्रेडिशन में फॉलो कर रहा है। अब ट्रेडिशन में कुछ भी हो सकता है, ट्रेडिशन में पुराने तरीके के कपड़े भी हो सकते हैं और गॉड्स एंड अवतार्स भी हो सकते हैं, मतलब कि ट्रेडिशन के अंदर वो बिलोंग कर रहा है। अब अगर वो किसी और चीज के बारे में बात करेगा तो वहां पर वो क्या आ सकता है? ड्रेसेस भी आ सकती है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस। ठीक है, तो ये एक तरीके से सुपर सेट हो गया और उसका ये सबसेट हो गया। प्रीवियस में भी हमारा यही हो रहा था, प्रीवियस जो हमने किया था, कौन सा? यही वाला था ना। हाँ, ये वाला, जैसे कि ये वाला था तो ये हमारा एक तरीके से सुपर सेट हो गया था, ये हमारा क्या हो गया था? सबसेट टाइप का हो गया था, कि जो मतलब कि अजम्पशन एक तरीके का क्या हो गया? सुपर सेट हो गया। और उसी पे बेस्ड हमारा सबसेट में क्या बोला? स्टेटमेंट में बोला गया है। अब ये तरीका निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, हो सकता है कि समझ में आ जाए कि हाँ ये तरीका वैलिड बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ठीक है ना, ये तरीका तुम्हें समझना पड़ेगा, खुद के अपने अपने थॉट प्रोसेस डेवलप करने पड़ेंगे। इसलिए पढ़ाने में मेरे को बिल्कुल बस पढ़ा रहा हूं, समझ लो। क्या है, इसका कोई हाथ पैर नहीं है। हम्म, बिल्कुल हो सकते हैं, दोनों अजम्पशन गलत भी हो सकते हैं। क्या आ रहा है? सेकंड क्या आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, द एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट वाज टेकन अप बाय ऑल द स्टेट्स। ठीक है, एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट जो है वो लिया गया है सारे स्टेट्स के द्वारा, ये बात स्टेटमेंट में बोली गई है। ठीक है, अब अजम्पशन क्या निकल के आ रहा है? इफ वन स्टेट स्टार्ट्स अ मूवमेंट इट्स कस्टमरी फॉर द अदर स्टेट्स टू फॉलो इट। ये बात सही नहीं है। अगर कोई डिसीजन अगर एक स्टेट लेता है तो सारे स्टेट्स उसको फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। एक जगह पर लॉकडाउन लगा दिया एक स्टेटमेंट, तो क्या सारे स्टेट्स में लॉकडाउन लगेगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि अगर एक स्टेट में अगर कोई डिसीजन लिया गया है तो सारे स्टेट्स उसको फॉलो करें, ऐसा कोई अजम्पशन ना होता है और ना इसके इसका ये कोई कहने का मतलब है। मतलब स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि जिस तरीके से इस तरह का अजम्पशन निकाला जा सके। A major portion of the youth and the employees all over the countries were not in the favor of reservation। हाँ, ये assumption लगाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि all over all the state बोला गया है। all the state मतलब कि हर स्टेट में कुछ एंटी रिजर्वेशन वाले लोग हैं, तो इसका मतलब यह है कि मेजर पोर्शन जो है यूथ और एम्प्लॉयज का कहां पर? ऑल ओवर द कंट्री, क्योंकि स्टेट बोल दिया है, ऑल स्टेट मतलब ऑल कंट्रीज आ गई, तो ऑल स्टेट मतलब कि ऑल कंट्री वर नॉट इन द फेवर ऑफ रिजर्वेशन, तो यहां पर यह बात सही हो जाएगा, ऑल ओवर द कंट्री। क्या? अब इतना तो देखो कोई मेजरमेंट नहीं है, बाकी अगर एंटी रिजर्वेशन अगर मूवमेंट चल रहा है तो वहां पर मेजर मेजर लोग आ ही जाएंगे। ठीक है ना, कोई भी मूवमेंट इतनी आसानी से नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि 10 लोग अगर सोच लिया और वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिए, नहीं होता ना, वो पिट जाएंगे। नहीं, मूवमेंट जब ही होता है जब मेजर पोर्शन होता है इंक्लूड, मूवमेंट तभी होता है। ठीक है ना,
किसके? नॉट इन द फेवर ऑफ रिजर्वेशन, तो वो एंटी रिजर्वेशन ही तो हो गया ना। नॉट इन द फेवर ऑफ रिजर्वेशन इट मींस एंटी रिजर्वेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्या आएगा? फर्स्ट इनवैलिड या वैलिड? सेकंड, if you want to give an advertise any advertisement given it in newspaper X, A tells to B। अब यहां पर बोला जा रहा है कि if, अगर तुम चाहते हो, तो जरूरी नहीं है कि तुम वो चाह ही रहा, इफ अगर तुम चाहते हो कि एडवर्टाइज करना है तो तुम कौन से पेपर में करना? एक्स पेपर में करना। ए ने बी को कहा, ठीक है, बी वांट्स टू पब्लिश हिज प्रोडक्ट, नहीं ये बात नहीं हो है क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है इफ, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि उसको पब्लिश करना ही है, ठीक है। उसने ऐसा बोल दिया कि अगर तुम्हें पब्लिश कभी करना, उसने ऐसा सजेशन दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बी को पब्लिश करना ही है। तो ये इस तरीके का स्टेटमेंट अजम्पशन जो है वो गलत हो गया, क्योंकि यहां पर इफ बोल दिया है। अगर इफ नहीं बोलता तो फिर यहां पर फर्स्ट वाला क्या हो जाता? सही हो जाता। यहां पर इफ बोला है, इसका मतलब कि जरूरी नहीं कि उसको पब्लिश करना है, वो तो उसने ऐसा सजेशन दे दिया, तुम्हें पढ़ लेना चाहिए अगर तुम्हारा मन करे तो, है ना, पढ़ लेना चाहिए तुम्हारा मन करे अगर तो। न्यूज़पेपर एक्स हैज वाइड सर्कुलेशन, ये बात उससे निकल के आ रही है, क्योंकि अगर वो एक्स पेपर को ही फोकस कर रहा है, इसका मतलब उसका मानना यह है कि उसका जो एरिया कवर करने का है, या फिर उसको जो सर्कुलेशन जो उसका है, वो उसका क्या है? वाइड है एज कंपेयर टू अदर। ये उसके बारे में हम कह सकते हैं, ये इस तरह का अजम्पशन हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, क्या आएगा? इफ दिनेश हैज फिनिश्ड रीडिंग द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अगर दिनेश ने फिनिश कर दिया है इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, देन लेट हिम बिगिन द एक्टिविटी अकॉर्डिंगली, तो उसको एक्टिविटी को आगे स्टार्ट करने का मौका दे दिया जाना चाहिए। तो अब क्योंकि पहले उसको रीड करना है इंस्ट्रक्शन को, तो इंस्ट्रक्शन को अगर उसने रीड कर लिया हो, इसका मतलब उससे अजम्पशन निकाला सकता है कि हाँ, इंस्ट्रक्शन पढ़कर उसको समझ में आ रही है। तुमको अगर पेपर देने से पहले अगर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है और पहले कहा जाता है कि इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो, तो इसका मतलब कि यही मानते हुए बोला जाता है कि तुमको इंस्ट्रक्शन समझ में आ रही है। नहीं आए वो बात अलग है, लेकिन अजम्पशन क्या होगा कि हाँ, तुम लोग को पढ़ना आता है, तुम्हारा थोड़ा बहुत बुद्धि है, दिमाग है ना, ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा। अब वो वैलिड इनवैलिड की बात अलग हो गई, अज्यूम तो किया जा सकता है। और फिर लेट हिम बिगिन द एक्टिविटी अकॉर्डिंगली, और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी को बिगिन कर सकता है, मतलब कि वो एक्टिविटी को भी कर सकता है, इसीलिए उसको करने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा अजम्पशन लगाया जा सकता है। तो दिनेश वुड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, ये भी क्या हो गया? वैलिड हो गया। दिनेश इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटी, ये भी वैलिड हो गया, मतलब कि वो इंस्ट्रक्शन को भी अंडरस्टैंड करने में कैपेबल है और एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए भी कैपेबल है, इसीलिए ही उसको दोनों काम करने के लिए बोला गया है 1 by 1। आई बात समझ में? नेक्स्ट, इफ उसमें इसलिए लगा है कि जब वो खत्म कर दे पढ़ना, उसके बाद ही उसको स्टार्ट किया जाए, नहीं तो नहीं किया जाए। बहुत ध्यान से पढ़ना है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से पढ़ना। ऑफ, क्या आ रहा है बोलो? बोथ। अब जरा ध्यान से देखना क्या बोला गया है, बहुत ध्यान से पढ़ो। ऑफ ऑल द कार मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, एज ब्रांड हैज द लार्जेस्ट सेल।
जितने भी मैन्युफैक्चरर इंडिया के अंदर है उसमें से ए की जो सेल है वो सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अलग चीज होती है और सेल अलग चीज होती है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और सेल मतलब बिक्री। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला गया है, द सेल ऑफ ऑल द कार मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया इज नोन। ऑब्वियसली अगर हमने ए को बोला गया है कि उसकी लार्जेस्ट सेल है, इसका मतलब कि बाकी सारे सेल्स हमें पता है, तभी तो हमने बताया कि उसकी लार्जेस्ट है। इसका मतलब कि हमें जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी जो सेलिंग है वो हमें पता है, इसीलिए ही हम उसमें कंपेयर करके बता पा रहे हैं कि ए की जो सेल है वो सबसे लार्जेस्ट है। तो स्टेट अजम्पशन वन जो है वो बिल्कुल सही है। अब सेकंड क्या बोला है, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नो अदर कार इन इंडिया इज एज लार्ज एज एज ब्रांड। जितनी मैन्युफैक्चरिंग ए की है उतनी मैन्युफैक्चरिंग किसी और कार की नहीं है। यहां पर जो कहा गया है अजम्पशन में वो किसके बारे में कहा गया है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कहा गया है कि ए की मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, सेल जो है वो ए की सबसे ज्यादा है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है कि किसी दूसरे की भी ज्यादा हो, बस उसकी कार क्या है, पड़ी हुई है, बिक नहीं रही, मैन्युफैक्चर उसने ज्यादा कर रहा है, बिक नहीं रही है। ठीक है, या फिर कहीं बाहर कहीं भेज रहा होगा। नहीं, ये एक बात गलत है। कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि कोई नई कंपनी खुलती है, वो कई सारा मैन्युफैक्चर कर देती है, तो वो अगले साल में उसका हो सकता है कि नेट क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, लेकिन इस साल में हो सकता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो गई है, अब उसकी कार नहीं बिकी, नैनो कार निकाल दी, मैन्युफैक्चरिंग कर ली, लेकिन बाद में क्या पता चला नहीं बिक रही, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गई उस कंपनी की, ज्यादा हो गई, लेकिन सेल कम हुई। तो सेल और मैन्युफैक्चरिंग दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट चीजें हैं। ठीक है, हाँ वही जो इसमें लिखा भी हुआ है, एक एग्जांपल के हो सकता है कि उसने यहाँ पर सेल नहीं किया, उसने कहीं पर क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिए वो सारी कार्स को। ठीक है ना, उसने अपने रिश्तेदारों में बांट दी, उसने अपने एम्प्लॉयज में बांट दी, टाटा की तरह, है ना, टाटा ने अपनी कार मैन्युफैक्चर करी और क्या किया, अपने एम्प्लॉयज को बांट दी, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गई, उसकी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो सेल और मैन्युफैक्चरिंग एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या बोल रहे हो, फर्स्ट वाले का मतलब यह है कि द सेल ऑफ ऑल द कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया इज नोन, मतलब कि हमें जितने भी इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स थे उन सबकी जो सेल है वो हमें पता है, वो, और वो सच बात है, वो पता होगी तभी तो हमने बताया कि जो ए की सेल है वो लार्जेस्ट है। हमें कंपैरिजन कब कर पाएंगे, हम कंपैरिजन तभी कर पाएंगे जब हमें सबका डेटा पता हो। तो इसलिए ये अजम्पशन सही है कि हाँ सबकी इंफॉर्मेशन पता होगी तभी उसको क्या बताया गया है, लार्जेस्ट बताया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो सही है और सेकेंड गलत है। क्लियर, क्या आ रहा है बोलो, फर्स्ट इनवैलिड, सेकेंड वैलिड। बाय प्योर मिल्क ऑफ कंपनी एक्स एज एन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया गया है कि एक्स कंपनी का प्योर मिल्क खरीदा जाए। नो अदर कंपनी सप्लाइज प्योर मिल्क, ऐसा कोई हम अजम्पशन नहीं लगा सकते। अगर एडवर्टाइजमेंट दिया तो उसने सिर्फ ये कहा कि हमारा जो मिल्क है वो प्योर है, आप इसको खरीद सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि बाकी कंपनीज का जो मिल्क है वो प्योर नहीं है। पीपल रीड एडवर्टाइजमेंट, ये बात तो सही है, क्योंकि अगर उसने पेपर में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दिया है तो वो यही मानते हुए दिया है कि लोग बाग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अजम्पशन जो है वो ठीक है। क्लियर है, नेक्स्ट। ये तो लिखा ही हुआ है, इसको तो पढ़ने की जरूरत है नहीं। क्या आ रहा है बोलो, ऑप्शन बोलो, ए बी या सी। सी, क्या बोला गया है, धोनी इज द बेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री सो फार, तेंदुलकर टू अ न्यूज रिपोर्टर को तेंदुलकर ने कहा कि अभी तक का जो बेस्ट कैप्टन है वो धोनी है। ठीक है, अदर कैप्टन आर वर वर्स्ट। अब इस तरह का कोई अजम्पशन नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, उसने सिर्फ किसके बारे में कहा है, धोनी के बारे में कहा है, किसी और के बारे में नहीं कहा है। इंडिया विल नॉट गेट बेटर कैप्टन देन धोनी इन फ्यूचर, ऐसा भी उसने नहीं कहा। उसने कहा है कि अब तक का बेस्ट है, ऐसा उसने नहीं कहा कि अब इसके आगे कोई मिलेगा ही नहीं।
तेंदुलकर नोज द कैप्टनशिप क्वालिटी ऑफ धोनी। हाँ ऑब्वियसली अगर उसने उसके बारे में कुछ कहा है, इसका मतलब हम ये अजम्पशन लगा सकते हैं कि उसको उसकी क्वालिटी पता है, तभी उसने उसके बारे में ये बात बोली है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ओनली अजम्पशन 3 इज इम्प्लिसिट। क्लियर? नेक्स्ट, डी सबका। Go and vote out the Congress from your constituency, अन्ना हजारे in his address to the people of हिसार। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अजम्पशन क्या बोला है, अन्ना वांट्स कांग्रेस डिफीट इन द हिसार इलेक्शन। ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को बाहर करो वोट करके, तो इसका मतलब ये, और वो हिसार के इलेक्शन में बोला है, तो यहाँ पर बोला गया है कि अन्ना कांग्रेस को हराना चाहता है हिसार इलेक्शन में। ऑब्वियसली अगर उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट बोला है तो उसका यही अजम्पशन निकल रहा है। अन्ना इज सपोर्टिंग बीजेपी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसने कांग्रेस के बारे में बोला है तो हम इससे ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कोई अजम्पशन हम नहीं लगा सकते। पीपल विल इग्नोर व्हाट अन्ना सेड, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर हमने अभी पढ़ा कि अगर कोई भी कुछ बात बोल रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसकी बात दूसरा सुन रहा है, तो यहां पर ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ओनली 1 इज इम्प्लिसिट। आई बात समझ में? अब बन रहा है कि नहीं बन रहा है थोड़ा थोड़ा? नेक्स्ट, ये अजम्पशन क्या लिखा हुआ है, ये सेकेंड एंड थर्ड है ना, ये क्या है, ये सेकेंड एंड थर्ड है। कैसी जनरल बात? अब देखो, कई बार क्या होगा कि कई बार तुम कंक्लूजन पर नहीं अगर पहुंच पा रहे हो, आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, तो ऑप्शन की मदद लो। ठीक है ना, क्या करो, ऑप्शन की मदद लो। अब जैसे कि हमने अभी उस दिन, अभी मैंने तुम लोग को बताया था कि 15 तारीख अगर है तो 3 उसमें जोड़ देंगे तो 18 तारीख, तो वो उस तरीके का कैलकुलेशन हमें नहीं करना है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोला गया है, प्रकाश डिसाइडेड टू गेट द रेलवे रिजर्वेशन इन अप्रैल फॉर द जर्नी ही वांट्स टू बेक इन जुलाई टू मुंबई। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि अप्रैल जो है वो 3 महीने पहले होगा, तो 3 महीने पहले उसको रिजर्वेशन लेना है। तो यहां पर इस तरह का कैलकुलेशन हमें लग रहा है कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन क्या बोला, सॉरी अजम्पशन अगर हम देखें तो अजम्पशन क्या बोला गया है, द रेलवे इशू रिजर्वेशन 3 मंथ इन एडवांस। ये बात तो सही बैठ रही है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। और अगर हम बाकी को देखें तो देयर आर मोर देन 1 ट्रेन टू मुंबई, ऐसी कोई बात तो नहीं बोली है। मुंबई में एक से ज्यादा ट्रेन है नहीं है, इस तरह की कोई बात बोली है क्या? नहीं बोली है। मतलब हमें ये तो पक्का पता चल गया कि ये तो नहीं हो सकता। अब अगर सेकंड नहीं हो सकता तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सेकंड बोला गया है, ऑप्शन सी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बोथ बोला गया है, और यहां पर डी भी नहीं हो सकता, तो बचेगा क्या, बी, ओनली 1 इज इम्प्लिसिट। तो थोड़ी सी हेल्प ऑप्शन की ले लो। आई बात समझ में? फिर से बता रहा हूं, देखो क्या बोला गया है। यहां पर अभी हमने देखा कि कैलकुलेशन नहीं करना, ऑब्वियसली अजम्पशन 1 क्या है, सही है, लेकिन हमें इसमें क्या करना पड़ रहा है, कैलकुलेशन करना पड़ रहा है कि हाँ जुलाई से 3 महीने पहले अप्रैल है। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से अजम्पशन 1 सही है, लेकिन यहां पर हमें क्या करना पड़ रहा है, उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। ठीक है, डिराइव करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे अजम्पशन को देखें तो इस तरीके से हम आंसर में थोड़ा सा डाउट है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो देयर आर मोर देन 1 ट्रेन टू मुंबई, ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो गई। ये बात तो 100% गलत है, क्योंकि यहां पर इस तरह की कोई बात नहीं कही कि एक से ज्यादा ट्रेन है कि नहीं है, इस तरह की कोई बात यहां पर नहीं कही है। तो अगर सेकंड गलत हो गया तो बाकी सारे ऑप्शंस में क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत होगा। और हमें पता है कि 1 वाला तो वैसे भी क्या था, सही था, बस ये है कि उसको डिराइव करना पड़ रहा है। अब अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम उसको क्या मानेंगे, सही मानेंगे। तो अब यहां पर वही मैंने कहा ना कि कोई मेजरमेंट स्केल नहीं है हमारे पास कि हम इसको सही गलत नाप सकें कि हाँ इसको तुम डेरिवेशन में मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन ऑप्शन तो हेल्प कर रहा है हमारी। तो इस तरीके से आंसर निकालो, शाम दाम दंड भेद आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट,
क्या आएगा? राधा wrote second letter to her father after 2 months as she did not receive any reply to the first letter. उसने सेकंड लेटर लिखा क्योंकि उसको बहुत टाइम से फर्स्ट लेटर का जवाब नहीं मिला था। ठीक है, राधा's father did not receive the letter, उसके फादर को लेटर नहीं मिला। इस तरह की कोई भी बात हम डिराइव नहीं कर सकते, अज्यूम नहीं कर सकते कि उसको लेटर मिला कि नहीं मिला उसके फादर को। द लेटर जनरली रीच विद इन अ वीक, ऐसे भी कोई हम बात नहीं कह सकते कि लेटर रीच किया कि नहीं किया। अब अगर इतना भी देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि थर्ड नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, मतलब ये भी नहीं हो सकता, और सेकंड नहीं हो सकता मतलब ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या बोला है? हर फादर प्रॉम्प्टली सेंड रिप्लाई टू हर लेटर्स। अब यहां पर उसको रिप्लाई नहीं मिला, इसका मतलब किस तरह का अजम्पशन लगाया जा सकता है कि नॉर्मली उसको रिप्लाई मिलता था। तो हर फादर प्रॉम्प्टली सेंड रिप्लाई टू हर लेटर, ये बात हम यहां पर इसको अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि वहां पर रिप्लाई की बात कही गई है कि उसको रिप्लाई नहीं मिला, मतलब नॉर्मली उसको रिप्लाई मिल जाता था। तो यहां पर क्या हो गया? ओनली 3 इज इम्प्लिसिट। क्लियर है? पहला, राधा's father did not receive the letter, ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि उसको रिसीव हुआ कि नहीं हुआ? मन नहीं कर रहा था उसका रिप्लाई करने का, या फिर ऐसा भी हम अज्यूम कर सकते थे कि फादर ने रिप्लाई किया लेकिन राधा ने रिसीव नहीं किया, हम ये भी अज्यूम कर सकते थे। तो ये अजम्पशन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, इस तरह का कोई अजम्पशन हम नहीं लगा सकते, और डायरेक्टली स्टेटमेंट से नहीं बैठ रहा ना, डायरेक्ट स्टेटमेंट से नहीं बैठ रहा वो। नेक्स्ट, क्या आ रहा है? डी? क्या ए डी? एक बताना है, दो ऑप्शन थोड़ना है। क्या बोला गया है? टेलीविजन हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन यंग चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। टेलीविजन का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा हो सकता है चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट में, चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट में। चिल्ड्रन वॉचिंग टीवी शुड बी कंट्रोल्ड बाय पेरेंट्स, ऐसा कोई अजम्पशन नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, कि पेरेंट्स पेरेंट्स से रिलेटेड कोई बात कही भी नहीं है, और इस तरह का अजम्पशन भी नहीं लगाया जा सकता कि उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, यंग चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू वॉच द टीवी प्रोग्राम, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया है स्टेटमेंट में कि इस तरह का हम अजम्पशन लगाएं कि टीवी नहीं देखनी चाहिए या उसको रोकना चाहिए। टेलीविजन अफेक्ट्स एकेडमिक प्रोग्रेस, एकेडमिक प्रोग्रेस के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि उनको अफेक्ट करेगा। ये सब चीजें रिजल्ट है, ये सब चीजें क्या है? रिजल्ट है कि हाँ ऐसा सब चीजें हो जाती है, लेकिन इस तरह का अजम्पशन हम स्टेटमेंट को देखकर नहीं लगा सकते कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, while developing a TV program, educational development and moral aspects of the children should be taken care of, ये बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों पर उसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। तो इसका मतलब कि हम ये जरूर अज्यूम कर सकते हैं कि क्योंकि उसका असर पड़ता है, तो जब टीवी प्रोग्राम अगर कोई बना रहा है तो वो इस तरह की चीजें बनाए जिससे कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। तो इस तरीके का अजम्पशन हम लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों पर टीवी का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो हम इस तरह का अजम्पशन लगा सकते हैं कि भैया टीवी प्रोग्राम अगर बन रहा है तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो उसको अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का अजम्पशन हम लगा सकते हैं। अब बात रही ये सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस की, तुम लोग के पास बुक्स है। ठीक है, अगर लगेगा तो मैं एक आध मटेरियल की शीट प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन वो यही रहेगी, तुम्हारी बुक्स की ही रहेगी। तो अगर तुम लोग के पास बुक है तो उसके एक्सरसाइजेस जो है, उनके क्वेश्चन जो है, उनको सॉल्व करके प्रैक्टिस करो और अपने दिमाग को वो बनाओ कि हाँ इनको बचा सको। ठीक है ना, यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है सही गलत का, कोई नापदंड नहीं है, लड़ने मत बैठ जाना कि नहीं इसमें ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। ठीक है, मान लो वो क्या है, सही है, हो सकता है कि एक आध आंसर उसमें गलत भी दिया हो, लेकिन उस एक आध के लिए हमें नहीं लड़ना है। हमें किस चीज के लिए तैयार होना है? नंबर गेम है ये, है ना, हमें नंबर चाहिए है। तो उसने जो बोला है हाँ भाई तू सही हम गलत, ठीक है ना, इसमें कोई लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट करने की बात नहीं है, जो बोला है उसको लो एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ठीक है, और चांसेस बहुत कम है इस तरह के क्वेश्चंस आने के, लेकिन आ जाए फिर भी हम कर सके, इसलिए हमने एक एक क्लास इसकी ले ली ताकि अगर इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा ना हो कि हम नील बटे सन्नाटा बैठे हुए हमें कुछ पता ही नहीं है, ऐसा ना हो। ठीक है, चलो थैंक यू।